मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहारे भी अलबेले, और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज तिरंगा लहराया जाता है और सबके मन में एक हर्ष का वातावरण बना रहता है कि आज के दिन हमको आज़ादी मिली थी। हमारे भीतर भी है या नहीं पता नहीं वो हर्ष, क्योंकि व्यक्ति को जब कुछ चीज़ मिल जाती है ना, तो व्यक्ति उसके महत्व को भूल जाता है और इसलिए वापस से वही चीज़ें करने लग जाता है जो उसको वापस से गुलाम बनाने वाली होती है, जो वापस से नुकसान पहुंचाने वाली होती है। क्योंकि हम भी देखें कि ये जो हमको हर्ष की फसल मिली है, इसको कहते पानी से नहीं सींचा गया था, इसको खून से सींचा गया था। कितनी कुर्बानियां हुई। आपको कितने देशभक्तों के नाम पता है और कितने देशभक्तों की जीवनी पता है और कितने देशभक्तों पर बहुमान आता है कि अगर वो नहीं होते, अगर वो माँ अपने एक लौते बच्चे को तिलक कर कर नहीं भेजती, तो शायद आज हम यहाँ इतने निश्चिंत नहीं बैठे होते, है ना। अगर वो पिता, है ना, अपने एक लौते बेटे को जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, तो शायद हम यहाँ पर इतने आनंद से नहीं जी पाते। लेकिन यही लगता है कि जैसे एक अमीर पिता का बेटा बोलते बिगड़ जाता है लगभग लगभग। एक अमीर पिता का बेटा क्यों बिगड़ जाता है? क्या रीजन? क्योंकि वो भूल जाता है कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत कर कर पैसा कमाया है, और जब वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाता है कि मेरे पिता ने, और इसलिए हर अमीर पिता का बेटा नहीं बिगड़ता है, वही बेटा बिगड़ता है जिसको ये नहीं पता होता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी मेहनत की। उन्होंने दिन रात एक किया, कई कई दिन बाहर रहे, क्योंकि जिसको ऐसा स्पष्ट ध्यान होता है, जिसको अपनी पिता का मेहनत का भान होता है, वो तो हमेशा, है ना, मतलब इतनी मर्यादा में जिएगा, इतना सिस्टम से जिएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेहनत मामूली नहीं थी। एक भाई की शोरूम है, ट्रैक्टर का शोरूम है, और जब वहाँ पर जाना हुआ तो वो ट्रैक्टर के शोरूम में, है ना, एक
पुरानी गाड़ी रखी हुई है। तो अजीब लगा, ये ट्रैक्टर के शोरूम में पुरानी गाड़ी क्यों रखी है? तो भाई ने बताया, महाराज साहब ये गाड़ी मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब भी शोरूम में आता हूँ पहले इस गाड़ी को देखता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और फिर अपनी जगह पर बैठता हूँ, क्योंकि हमको सबको पढ़ाना, हमको सबको योग्य बनाना और यहाँ तक पहुँचाना उन पिता का तो सहयोग है, और पिता को इस गाड़ी ने सहयोग दिया था। और इसलिए मैं हमेशा याद रखता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जिसको ये याद रहेगा कि इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे वो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, वो उसमें लापरवाह नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको फील होता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी होगी? आपके बच्चों को कितने के बारे में आपने बताया? कभी बताया आपने? अच्छा, क्यों नहीं बताया? क्या रीज़न था? क्योंकि अगर बच्चे को इतिहास ही नहीं पता रहेगा कि हमको इतनी मेहनत से चीज़ मिली तो उस चीज़ की कद्र कैसे आएगी? क्योंकि किसी भी चीज़ की कद्र तब आती है जब पता चलता है इसके लिए इतना पेमेंट किया है, इतना हमने चुकाया, तब तो उस चीज़ की कीमत आती है। कि खून देकर भी, जान देकर भी अगर ये आज़ादी मिली हमको स्पष्ट रहता तो शायद है ना हमारा सोच का तरीका कुछ और रहता, हमारा जीने का तरीका कुछ और रहता। आज हमारा जो स्तर है वो तो बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हम लोगों ने इतना देश की उपेक्षा क्यों की? क्या रीज़न रहा? समझ से ही पर है। हम दूसरा इतिहास तो पढ़ते रहे, दूसरा इतिहास भी पढ़ाते रहे, लेकिन जो इतिहास हमको कुछ सिखा सकता था, जो इतिहास हमको कुछ समझा सकता था, जो इतिहास हम जहाँ पर है उसकी कीमत बता सकता था, उसको हमने कभी भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश ही नहीं की, कभी महत्व ही नहीं समझा। क्योंकि आज देश आज़ाद हुआ, आपके मन में कितना उत्साह है उस चीज़ को लेकर? आज तो रास्ते पर है ना देश भक्ति के भजन भी सुनाई नहीं देते। और मुझे लगता है शायद 10-15 साल में इतना अंतर आ गया। क्योंकि हम जब थे हम देखते थे कि लगभग दिन भर है ना देशभक्ति के भजन बजते थे, और वो देशभक्ति के भजन बहुत कुछ प्रेरणा देते थे। भले ही एक दिन के लिए देते थे लेकिन प्रेरणा तो मिलती थी। लेकिन आज जब रास्ते से आकर आए यहाँ पर तो कहीं पर भी है ना एक भी कोई है ना, मतलब दूसरे भजन तो बहुत सुनाई आते हैं लेकिन एक भी देशभक्ति का भजन नहीं सुनाया है। और बोले जिस देश के अंदर देशभक्ति नहीं हो उस देश को गुलाम बनाना बहुत आसान है। और इसलिए हम देखते हैं कि जिस देश के अंदर देशभक्ति है उसको बड़े बड़े शत्रु भी है ना गुलाम बनाने में हिम्मत नहीं कर पाते। आज इजराइल को अपन देखते हैं, क्या देखते हैं इजराइल के अंदर? एक चीज़ कि वहाँ एक एक बच्चे में वो देशभक्ति भरी गई, कि वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है पूरी। मतलब वहाँ का बोलते हैं कि हर व्यक्ति एक सिपाही है, हर व्यक्ति एक सोल्जर है। और सोचो ना जिस नगर में एक भी नागरिक नहीं है, जिस नगर में सब सोल्जर्स ही हैं, उस नगर को या उस देश को क्या गुलाम बनाया जा सकता है? और इसलिए देखे पूरा कितनों से घिरा हुआ है वो, बोलते पूरा दुश्मनों से घिरा हुआ है वो देश। लेकिन दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी और कितना छोटा होने के बाद भी उसकी हिम्मत कितनी ज़्यादा। और आश्चर्य की बात है आप लोग उसकी हिम्मत की दाद देते हो, आप लोग उसकी हिम्मत की चर्चा करते हो, और चर्चा कर कर ही मान ले तो हमारा काम पूरा हुआ। आप लोग अपने बच्चों के अंदर वो क्यों नहीं भर पाए कि देख बेटा देश पहले है और ये देश की आज़ादी बहुत मायने रखती है। हालांकि ये तो है कि अभी पूरी आज़ादी मिली नहीं है, लेकिन जो अधूरों को पूरी मान लेता है वो भी गड़बड़ा जाता है। क्योंकि बाहर से आज़ाद हो जाए लेकिन एक व्यक्ति भीतर से गुलाम रहे तो उसकी आज़ादी को पूरी आज़ादी नहीं माना गया। क्योंकि बाहर से गुलामी का मतलब क्या है कि एक देश दूसरे देश पे हमला करता है और उसकी पूरी आज़ादी छीन लेता है, उसके राजनीतिक अधिकार पूरे छीन लेता है, इसको हम बोलते गुलामी। उसके सामाजिक अधिकार भी ले लेता है कि कोई भी सामाजिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी, इसको क्या बोलते गुलामी। ये बाहर की गुलामी है। उसके धार्मिक अधिकार भी छीन लेता है कि ऐसे देश भी है जहाँ पर सिर्फ है ना जो वहाँ का राजा है उसी की तस्वीर आप अपने घर में लगा सकते हो, दूसरी कोई नहीं लगा सकते हो, इसको कहते गुलामी। मतलब उस व्यक्ति को चाहे जैसा शोषण किया जा सकता है, उसको बाजार में ले जाके बेचा जा सकता है, लेकिन ये सब बाहर की गुलामी बताई गई। और यहाँ पर एक बताते कि मन की गुलामी भी होती है, कोई चीज़ एक सोच की गुलामी भी होती है। और जिसके पास ये गुलामी है
उसको बाहर की आज़ादी बहुत अंतर पैदा नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं का ही गुलाम है। और इसलिए बोला बिना हमारी सोच बदले या बिना हमारे स्वभाव को बदले पूरा आज़ाद व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और इसलिए कम से कम महाराज साहब बोलते डेफिनेशन तो पता रहना चाहिए कि स्वतंत्रता की क्या डेफिनेशन है। स्वतंत्रता का मतलब क्या? किसको बोलते हैं हम स्वतंत्रता? हाँ, बोलते जाइए, नहीं तो आप लोग अपने परिवार वालों को, बच्चों को क्या बताएंगे। और बहुत आश्चर्य की बात है, इतने सालों से हम प्रवचन में आ रहे हैं, लेकिन एक लाइन भी समझदारी के हम बता सकें, इतनी समझ हमारी डेवलप नहीं हो पाई। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनने के लिए मत सुने, समझने के लिए सुने। कम से कम हम जो बोलते हैं, जो मनाते हैं, उसकी डेफिनेशन तो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। किसको बोलते स्वतंत्र? सुना तो होगा ना आपने, कई लोगों ने भाषण भी दिया होगा इस पर, कभी मुख्य अतिथि बना के बुलाया होगा, तो लंबा चौड़ा है 1-2 पेज का। किसको बोलेंगे स्वतंत्र और किसको बोलेंगे परतंत्र? स्वतंत्र मतलब हम जो चाहे वो भोग सके, यही है। स्वतंत्र मतलब जब चाहे भोग सके, यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमारा मन जो बोले हम वो कर सके। क्या इसी को स्वतंत्रता बोले? हम जैसा चाहे वैसा जिए, इसको स्वतंत्रता बोले? तो फिर क्या परिभाषा? यही तो लगती है, क्योंकि बच्चे बोलते हम स्वतंत्र हैं। कई लोग बोलते महाराज साहब मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। इसलिए स्वतंत्रता और परतंत्रता ये 2 ही शब्द हैं, दोनों की परिभाषा हमको स्पष्ट होनी चाहिए। ज्ञानी स्वतंत्र किसको बोलते हैं? तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था ना। और जो स्वयं के नियंत्रण में है उसको बोला स्वतंत्र, और जो दूसरों के नियंत्रण में है उसी को यहां पर बोला परतंत्र। हम देखें, और जो स्वतंत्र नहीं होगा वो परतंत्र हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक जगह तो वो रहेगा। और इसलिए हम देखें, हमारी आत्मा, हमारा मन या हम स्वतंत्र है कि परतंत्र है? क्योंकि केवल मान लेने से चीजें नहीं हो जाती, वास्तविकता तो वास्तविकता ही रहेगी। और इसलिए स्वतंत्र मतलब जो अपनी सोच को आगे रखकर चल पाता है, और उसकी सोच ज्ञानियों की सोच से मिलती है। स्वतंत्र मतलब जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है। परतंत्र मतलब जो इंद्रियों का गुलाम है या जो दूसरे का गुलाम है। और इसलिए हम स्वतंत्र है कि परतंत्र है? क्योंकि हमको क्या लग रहा है, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन आप परतंत्र हो, आप अपने हिसाब से जी सको, इतनी ना आप में समझ है, न इतना सत्व है, न अभी आपके अंदर उतनी स्वतंत्रता प्रकट हुई है। और इसलिए हम देखें ना, हम जो भी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो हम नहीं सोच रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। क्योंकि परतंत्र व्यक्ति से जो चाहे वो करवाया जा सकता है। बोलते एक बार एक पिता पुत्र और दोनों निकले, और उनके साथ एक घोड़ा भी था। और घोड़ा था, पिता पुत्र चल रहे थे, घोड़ा भी साथ में चल रहा था। और इतने में कुछ लोग मिले और बोले कैसा है व्यक्ति है, क्या नासमझ लोग हैं ये, घोड़ा खाली चल रहा है, तीनों भी अपने पांव दुखा रहे हैं, अरे एक तो बैठ जाए घोड़े पर, इतनी तो समझ होनी चाहिए। इतने में बेटे को भी बात सही लगी, और क्या हुआ, बेटे ने बोला पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए। और पिताजी घोड़े पर बैठ गए। अब थोड़ा आगे चले, फिर लोग मिले, फिर वापस से क्या बोला, अरे कैसा व्यक्ति है ये ना, पिता आराम से चल रहा है और बेटे को पैदल चला रहा है। तो बेटे को भी बात सही लगी और लगा कि देखो सब पिता को बोल रहे हैं। तो उसने बोला पिताजी आप उतर जाइए ना, मैं बैठ जाता हूं। थोड़े आगे बढ़े, ये स्वतंत्र है कि नहीं है? हाँ, नहीं है स्वतंत्र। क्यों? सोच कौन रहा है? खुद नहीं सोच रहा है, वो खुद की बुद्धि नहीं चल रही है, सोच तो खुद ही रहा है। पिता को बोल कौन रहा है? बेटा ही तो बोल रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़े ना, और थोड़ी देर बाद बोला, लोगों ने फिर देखा और बोले कैसा बेटा है, पिता को पैदल चला रहा है और खुद आराम से जा रहा है, क्या कलयुग आ गया घोर। अब वो बेटा सोचता है, पिताजी को बोलता, पिताजी आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूं। अब तो उसने खुद ने सोचा ना, हाँ
खुद नहीं सोच रहा है वो, लेकिन उसको तो क्या लग रहा है कि मैं सोच खुद ही रहा हूं। और थोड़ा आगे बढ़े और बोलते हैं कि कैसे जालिम लोग हैं ये, एक घोड़ा है और दो दो लोग उस पर बैठ गए। अब तो बेटा बहुत दिक्कत में आ गए, क्योंकि दोनों पैदल चल रहे थे तब दिक्कत थी, एक दोनों बैठे तो दिक्कत है, दोनों में से एक बैठे तो दिक्कत है, और दोनों वापस नीचे उतर गए और आगे बढ़े और वापस से वही घटना घटी। लेकिन अब उसने बोल दिया कि पिताजी अब अपन चलते हैं, अपने को इन लोगों की बातों में नहीं आना। और पिताजी समझ गए अब ये स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि अब ये खुद के हिसाब से सोचने लग गया है कि मेरे लिए जो हितकारी है मुझे वो करना है, जो लोग बोलते वो मुझे नहीं करना है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आप में से कौन स्वतंत्र है? हाँ? आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी किसी ने पहनवाए हैं ना, ना? आप जो स्कूल पढ़े वो भी किसी ने पढ़वाया है, आप जो बोली बोल रहे हैं ना वो भी आपसे बुलवाया जा रहा है। और इसलिए देखो ना, कुछ भी आपसे बुलवाया जा सकता है, किसी की निंदा भी करवाई जा सकती है, किसी की प्रशंसा भी करवाई जा सकती है आपसे। और मैं बोल रहा हूं आपसे हर बेवकूफ़ी भी कराई जा सकती है, समझदारी भी करवाई जा सकती है, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाले सब दूसरे हैं, सिर्फ हम क्या किए चले जा रहे हैं। और इसलिए देखो ना, पिछले 25-30 साल में हमारा ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कोई समझदारी का काम किया हो क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति समझदारी का काम कर सकता है। और हमने घाटे में आते गए, और वो लोग जो चाह रहे हम कर रहे हैं। उन लोगों ने सोचा इनको इनकी संस्कृति से दूर करना, वो कामयाब हो गए, और चाहे हम ही उनको सहयोग देते हैं। उन्होंने सोचा इनको इनकी मातृभाषा से दूर करना, सोचिए हम सब मारवाड़ी बोलते थे, और मुझे लगता है अब ना हम घर के नहीं रहे ना घाट के रहे क्योंकि यहाँ के थे नहीं और वहाँ की भाषा छूट गई, तो कहीं के नहीं रहे। हमसे हर चीज़ करवाई गई, जो पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, आपको भी सब पता है, आप आके बोलते हो, क्योंकि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई की, क्या फायदा हुआ आपका? हाँ, इतनी भी समझ नहीं डेवलप हुई कि घर शांति से कैसे चलाना। उससे अच्छा तो आपके पहले जो नहीं पढ़े लिखे थे ना, वो बहुत अच्छा घर चला लेते थे। तो क्या रीजन इसका? सोचिए, आप 1 करोड़ से 2 करोड़ नहीं कर पा रहे हो, और आपके पिताजी ने 1 रुपए से 1 करोड़ कर दिया था। क्या रीजन? हमको सब पता है पढ़ाई व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी, बहुत यूजफुल नहीं है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। हमको पता है कि नंबर की कोई कीमत नहीं है, फिर भी हमको नंबर चाहिए। इसलिए तो पूछ रहा हूं, आप स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो? क्योंकि जो चीज़ है, और परतंत्र व्यक्ति से कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी बुद्धि नहीं होती है कि वो अपने लिए कुछ यूज कर सके। गुलामों के पास समझ होती नहीं है, गुलाम तो सिर्फ अच्छे फॉलोअर हो सकते हैं। इसलिए आप अच्छे फॉलोअर हो कि जो भी कुछ बोले, अरे कुछ भी चीज़ यूट्यूब में देखते हैं और वो चीज़ मान लेते हैं। और कितनी आश्चर्य की बात है, गूगल वो जो बोलता है मानते, गुरु जो बोलते हैं ना, वो बात ही समझ में नहीं आती। अच्छा, वो ऊपर से जाती है गूगल की बात ही सीधी धीरे दिल में उतरती है। अभी एक बच्ची बता रही थी कि मम्मी ने बोला कि देखो, झाड़ू अपने को आड़ा नहीं रखना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए। मतलब कुछ साल पहले तो आड़ा रखना चाहिए था, ऐसा बोलते थे, ऐसा मैंने सुना है कि खड़ा नहीं रखना चाहिए। बोले वो मम्मी ने यूट्यूब में देखा और ऐसी कितनी चीजें जो आप यूट्यूब में देख के कर लेते हो। हाँ, मतलब कितना विश्वास आपको उस यूट्यूब पर कि जो यूट्यूब बोलेगा वो आप करने लग जाओगे कि घर का कलर ऐसा चाहिए, और आप क्या कर देते हो ना? बोले महाराज साहब, 2 साल पहले ही कलर हुआ, लेकिन पता नहीं श्राविका जी ने क्या देख लिया, ये कलर अशांति पैदा करता है, और इसलिए क्या है वापस से पूरे घर का अंदर का कलर हमको चेंज करना है। मतलब वो जो चाहे वो करवा रहे हैं कि नहीं आपसे, और आप किए चले जा रहे हो। तो आप लोग स्वतंत्र कहाँ हो? इसलिए अभी स्वतंत्रता बहुत दूर है अपने से। और इसलिए ना, ये मन जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, और ये मन नहीं, आत्मा जब तक स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक बोलती गुलामियां चलेगी। हालांकि मन के पास ताकत नहीं है हमको गुलाम बनाने की, लेकिन मन के पास टेक्निक है, और टेक्निक बहुत काम करती है। क्योंकि अंग्रेजों के पास ताकत बिल्कुल नहीं थी, इतने बड़े भारत को गुलाम बना दें। अंग्रेजों के पास ताकत थी क्या? ताकत नहीं थी। फिर क्या था? टेक्निक्स थी। उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? हाँ, और टेक्निक के आधार पर उन्होंने क्या कर लिया, इतने बड़े भारत को है ना, उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने अपना गुलाम बना लिया। और बहुत आश्चर्य की बात है, हम इतिहास ही दोहराते रहते,
इतिहास से सीखते नहीं। और इसलिए लगता है कि ये जो सबसे समझदार व्यक्ति जो मनुष्य बोला गया, इस पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, क्योंकि आज मनुष्य ने अपना जितना नुकसान किया है, शायद ही किसी पशु ने उतना नुकसान स्वयं का किया होगा। और हम नुकसान किए चले जा रहे हैं, ये नुकसान कहीं रुक नहीं रहा है, बोले सब कुछ और जा रहे हैं और किए सब कुछ और चले जा रहे हैं। और इसलिए बोल रहा हूं कि टेक्निक्स, और मन बहुत जबरदस्त टेक्निक्स अपनाता है और सोच भी नहीं पाते कि मैं बंधा हुआ हूं। हमको तो लगता है मैं तो मुक्त हूं। जैसे एक जेल है और एक जेल में कैदी है, और जेल के बाहर एक चौकीदार है, और वो कैदी भी 5 साल से है और वो चौकीदार भी 10 साल से वहां पर पहरा दे रहा है, और जेल की सलाखें भी है ना। कौन बंधन में है? हाँ, चौकीदार बंधन में है, कहां दिख रहा है? अच्छा ये बताइए, जेल छोड़कर भाग कौन सकता है? हाँ, क्योंकि दृश्य बंधन को तो बहुत इजी है। मतलब आप सोचिए, चौकीदार को रोज भागने का मौका मिल रहा है लेकिन चौकीदार रोज घर पर जाकर वापस आके खड़े हो जाता है। और वो जो जेल में कैदी है, वो तो सोच रहा है जिस दिन मौका मिले ना, पलट कर भी नहीं देखूंगा इस जेल की तरफ इतने तेजी से दौड़ जाऊंगा। एक का बंधन हमको बंधन दिख रहा है, दूसरा भी बंधा हुआ दिखाई देता है क्या? आप लोग भी कितने बंधनों से, आप लोगों को अपने बंधन फील होते क्या? क्योंकि जिस दिन बंधन फील होंगे उस दिन भागने का मन होगा। भागने का मन ही उसको होता है जिसको क्या होता है, बंधन बंधन लग जाता है। जिसको बंधन बंधन नहीं लगा, उस व्यक्ति को चाह कर भी है ना, वो भाग ही नहीं पाएगा। और इसलिए एक बार है कि कभी मौका मिला तो वो चोर भाग जाएगा जेल से लेकिन ये चौकीदार है ना, पूरा रिटायर्ड होने तक भी है ना, कहां पर रहेगा? उस जेल में रहेगा। तो सोचिए, सबसे बड़ी सजा वहां पर कौन काटता है उस जेल में? हाँ, क्योंकि कोई चोर तो उतनी लंबी सजा काटता ही नहीं है। कोई 2 साल की काटता है, कोई 3 साल की काटता है, कोई 5 साल की काटता है। और इसलिए हम उन बंधनों को देख पाए, क्योंकि बोलते ही भावों के बंधनों में बहुत ताकत रहती है। बाहर से दिखते भले ही एक है, लेकिन वो अंदर के बंधन है ना, हमको बांधे रखते हैं। और इसलिए व्यक्ति है ना, अपने से नहीं चलता, आत्मा से नहीं चलता, मन से चलता है। और जब तक बोले मन का गुलाम है, बाहर की गुलामियां भी उसको सहन करनी पड़ेगी, बाहर की गुलामियां भी स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक अंदर के बंधन है, तब तक बाहर के बंधन आप तोड़ना भी चाहो ना तो टूट नहीं सकते। हालांकि देखिए, उन महापुरुषों की इतनी ताकत थी कि आपके बाहर के बंधन हटा दें, लेकिन अंदर के बंधन तो हमको ही हटाने पड़ेंगे। कितने ऐसे श्रावक हैं जैन जिन्होंने आजादी में अपनी भूमिका अदा की, हमको कितनों के नाम पता है? हाँ, मतलब कितना आश्चर्य लगता है। और सोचिए, ये भी प्लानिंग ही है कि आपसे आपका इतिहास ही हटा दिया। जब किसी से किसी का इतिहास हटा दो तो उसके अंदर है ना, स्वाभिमान ही खत्म हो जाता है। और इसलिए आप देखो, आज आपका स्वाभिमान बिक चुका है ना। 2-5 रुपए में बेच देते हो आप स्वाभिमान को। क्यों बेच देते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। हाँ, पूर्वजों का ध्यान रहता, जैसे हम देखते जिनको अपने पूर्वजों का ध्यान था, वो तो कैसे रहे कि जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हमारे धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जान चले जाए कोई कीमत नहीं है, हम अपने सिद्धांतों से नहीं टलेंगे। और इन लोगों ने तो क्या करवा पाए? यही लोग तो देश को आजाद करवा पाए। और इसलिए बोल रहा हूं, बंधनों को देखो, क्योंकि हमको क्या लगता है कितनी सुविधा में, ये सुविधा नहीं है। ज्ञानी बोलते ये बंधन है। हाँ, बंधन सुविधा लगे ये बात अलग है, लेकिन लगने से वो चीज वो नहीं हो जाती है, वो वही रहती है जो असल में वो है। एक बार एक संत कहते अपने मस्ती में जीते थे, आनंद से जीते थे, एक झाड़ के नीचे रहते थे और राजा उनसे बहुत प्रभावित था। और राजा प्रभावित था और बार बार संत के आनंद से भी प्रभावित था। और एक बार गया और उन संत को निवेदन किया कि आप पधारिए, मेरे महल में रुकिए, इस झाड़ के नीचे क्यों रुकते हैं आप? यहाँ ठंड बारिश सब सहन करना पड़ता है, मेरे महल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वो संत को बोला कि है ना, आप है ना मेरे महल में चलिए। संत ने बोला ठीक है, लेकिन ठीक है बोलते ही उसको लगा कि एक बार में ठीक कैसे बोल दिए, क्योंकि व्यक्ति बोलता भी है और अंदर संदेह भी है ना, बहुत जल्दी कर देता है। और ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं। वो बंधन दिख जाए तो बात ही अलग है। और वो संत चले गए उनके यहाँ पर। अब वो भी भोजन कर रहे हैं,
राजा भी भोजन करता है, वो भी विश्राम कर रहे, राजा भी विश्राम करता है। लेकिन राजा देखता है कि इनमें मेरे में अंतर क्या है, ये भी सब कर रहे हैं और हम भी सब कर रहे हैं। क्योंकि कई बार है ना, आप लोग साधु संतों से भी करते, वो भी ऐसा करते, हम भी ऐसा करते, अंतर क्या है? लेकिन अंतर बहुत बड़ा है यदि उस अंतर को देख पाए तो। और जिस दिन वो अंतर दिख जाएगा ना, तो शायद उस दिन आपको आपका बंधन दिख जाएगा। और जिस दिन बंधन दिख जाएगा ना, शायद आपका मन हो जाए कि इस बंधन को तोड़ने के लिए मन राजी हो जाए। और जब 2 महीने बीते और उसके अंदर तो हलचल कि ये तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो बोलता है कि बगीचे में घूमते घूमते उनके साथ, बोले मुझे एक प्रश्न पूछना था। बोले क्या प्रश्न है? तो वो बोलता है कि देखिए आप भी सुख सुविधा में जी रहे हो, मैं भी सुख सुविधा में जी रहा हूं ना, तो आप में मेरे में अंतर क्या है? बोले बहुत दिन लगा गए पूछने के लिए, मैं इसी दिन के लिए तो वेट कर रहा था कि तू कब पूछेगा, है ना। और बोले आज पूछ लिया, चल देरी से पूछा लेकिन चलो पूछ तो लिया, और चल तुझे आज अंतर बताता हूं, क्योंकि इसी अंतर बताने के लिए तो मैं आया था। और बोले चल मेरे साथ, और चले उसके साथ। बोले आप बताइए। बोले चलता जा तू, मुझे जब बताना रहेगा मैं बताऊंगा, लेकिन अंतर आज बताऊंगा। और चलते 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 बोलते राज्य की सीमा तक लेके चले गए, किले के द्वार तक लेके चले गए। अब वो बोलता है कि अब तो बता दीजिए, अब तो किले का द्वार आ गया है। बोले अभी तू चलते चल। बोले नहीं, इसके आगे नहीं चल सकता, इसके आगे खतरा है ना। बोले इसके आगे क्या खतरा है? बोले मेरी सीमा यहीं तक है। बोले बस इतना ही अंतर है कि तेरी सीमा है और मेरी सीमा नहीं है, और मैं तो चला अब, है ना। उस दिन उसको स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति था, लेकिन इस व्यक्ति का मन बंधन में नहीं था, और मैं ऐसे स्वतंत्र दिख रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से सब चल रहे हैं, लेकिन मेरा मन तो कैसा है, इतना बंधन में है कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने हर चीज है ना दूसरों को अच्छा दिखे इसलिए की। हम भी कपड़े किस लिए पहनते हैं अच्छे सुंदर? उपयोगिता के हिसाब से पहनते कि आकर्षकता के हिसाब से? क्योंकि है ना पूरी दृष्टि वहां पर, और जहां पर वो दृष्टि रहेगी वैसा जीवन का आचरण आएगा ही आएगा। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि खैर शहीदों की घटना तो अपन फिर कभी बताएंगे आपको, क्योंकि 1 ही घंटा है, 1 घंटे से ज्यादा आप भी नहीं बैठ पाओगे, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन क्या हमको लगता है कि हम जो जिस तरीके से जी रहे हैं, हम आजाद होने के लिए जी रहे हैं या गुलाम होने के लिए जी रहे हैं? और किस मामले में आप आजाद हो, एक बार प्रश्न पूछ लें, और खुद से ही पूछ लें। क्योंकि दूसरों से तो है ना अपन ने बहुत प्रश्न पूछे, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते हैं, और खुद से नहीं पूछना ही है ना बहुत बड़ा नुकसान है। और ये इसी कारण से ना हम इतिहास वापस से दोहराते हैं, क्योंकि शायद देश उस समय उतना गुलाम नहीं था, क्योंकि आत्मा में अनुभूति थी कि हम गुलाम हैं। लेकिन आज तो बोलते हैं इतना गुलाम हो गया कि गुलाम है ये भाव भी हमारे भीतर है ना, उठ नहीं पा रहा है। और बोलते जहां पर इतनी गुलामी आ जाती है, वहां पर व्यक्ति फिर है ना आजाद होने का सोच भी नहीं पाता है। और इसलिए पूछ रहा हूं, देश गुलाम क्यों बना था, यहां से चालू करते हैं। क्या क्या रीजन थे देश के गुलाम बनने के? और वही प्रक्रिया हम वापस से तो नहीं दोहरा रहे। हाँ, ऐसी कौन सी चीजें जो हमने इतिहास से वापस से सीखी हो, ऐसी कौन सी चीजें जो हमने बदली हो? और आए दिन हम देख रहे हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हमको लग रहा है ऊपर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बहुत नीचे गिरते जा रहा है। और इतना नीचे गिर गया है कि जिस भारत के लिए माना जाता था कि यहाँ का हर व्यक्ति स्वावलंबी है, आज यहाँ पर काम करना मतलब क्या माना जाता है? काम कौन करते हैं? छोटे लोग काम करते हैं अच्छा, बड़े लोग काम करते हैं क्या? हाँ, मतलब इतनी लेवल की मेंटेलिटी बन गई है। सोचिए, आपके धर्म के प्रति आपकी मेंटेलिटी देखें, आपके संस्कारों के प्रति आपकी मेंटेलिटी देखें, और 25 सालों में पूरा बदल दिया गया। और इसलिए वो जो बोलते हैं ना, माइकले ने बोला था कि रंग रूप में तो भारतीय दिखेंगे, लेकिन अंदर से ये भारतीय नहीं रह पाएंगे। और उसकी सच्चाई आज दिख रही है। हमारा रहन सहन, भाषा ना, कौन सी चीज है जो हमारी बच गई है ना? धर्म, संस्कृति ना, कौन सी चीज बच गई है? क्या कुछ बचाया है हमने? और यही लग रहा है कि हम अपने भविष्य में बच्चों को देकर क्या जाएंगे।
और मुझे लग रहा है गुलामी ही देखे जाएंगे। और गुलाम किसको बोला? जो दूसरों के हिसाब से जी रहा है। हम अपने हिसाब से जी रहे हैं या लगता है आपको कि दूसरों के हिसाब से ही जी रहे हैं? तो क्या बदल सकते हैं? और इसलिए मुझे लग रहा है कि हम आज़ादी की खुशी के साथ एक चीज़ और समझे कि कोई चीज़ आज़ाद थी तो कभी गुलाम भी थी। तो देश गुलाम क्यों हुआ था और देश आज़ाद कैसे हुआ, और देश की आज़ादी टिकाए रखने के लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा? अगर ये कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाए तो शायद बहुत काम ईजी हो जाए। देश गुलाम किन किन कारणों से हुआ था? क्योंकि समाज भी वैसे ही उसी कारण से गिरेगा जिस कारण से देश गिरा, परिवार भी उसी कारण से गिरेगा। क्योंकि मैं मानता हूं एक परिवार, एक समाज में और एक देश में कोई अंतर नहीं है ना। 5 लोगों के ग्रुप को परिवार बोलते हैं, 500 लोगों के ग्रुप को समाज बोलते हैं, है ना, और करोड़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? देश बोल देते हैं। तो यही पूछ रहा हूं, देश गुलाम किन किन कारणों से हुआ था? कारण तो आपको पता होंगे ना, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। क्या क्या कारण थे? एक तो आपसी फूट थी। आज आपके घर में आपसी फूट है या नहीं है ना? बेटा पिता की नहीं मान पाता, पिता बेटे की नहीं मान पाता है ना, पति पत्नी की नहीं, क्योंकि सबके विचार कैसे जा रहे हैं। और फूट कब आती है पता है आपको? जब सब मानते कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है, वहीं से तो फूट चालू होती है ना। और एक क्या कारण था गुलाम का? जहां पर स्वार्थ हावी हो जाता है ना, वहां पर कोई भी देश ज्यादा देर तक स्वतंत्र रह नहीं पाता है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं वो समाज भी स्वतंत्र नहीं रह पाता है जहां पे स्वार्थ हावी हो पाता है। और इसलिए आज अपने समाज की ऐसी हालत है, अगर कोई व्यक्ति समाज के से कुछ गलत करें, विपरीत करें, और उसको समाज से निकाल भी दिया जाए और वो एक पार्टी रख लें, तो क्या होगा? पूरा समाज उसके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे लिए समाज पहले नहीं है, रिलेशंस पहले। जबकि आपको भी पता है कोई रिलेशंस काम नहीं आने वाले। लेकिन हुआ क्या? और आपको समाज की गरज भी खत्म करा दी उन लोगों ने कि आज आपको, अच्छा समाज की कोई गरज है अपने को? हाँ, क्योंकि जिसकी गरज रहेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ करने राजी होंगे। जिसकी गरज ही नहीं है उसके लिए हम क्यों कुछ करने राजी होंगे? तो समाज की कुछ गरज बची है आपके पास? बताते जाइए आप लोग। हाँ, कोई काम का है आपके समाज? क्योंकि जब तक गरज थी तब तक सुनता था, तब तक व्यक्ति गलत करने से भी डरता था, समाज निकाल देगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वो भय चला गया। क्यों? स्वार्थ इतना हावी हो गया कि जो होना हो हम तो आज के बारे में सोचेंगे। और इसलिए देश को नुकसान होना हो, परिवार को नुकसान होना हो, समाज को नुकसान होना हो, मुझे जो फायदा है जिसमें, मैं तो वही करूंगा। लेकिन ये नहीं सोचें जो खुद का फायदा सोच रहा है और समाज का नहीं सोच रहा है, वो खुद भी नहीं बच पाता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। जिन लोगों ने स्वार्थ साधा उन लोगों के नामो निशान भी क्या हुआ? इस धरती से मिट गए। लेकिन कर हम उसी दिशा में रहे। देश आजाद कैसे हुआ? सबको पता तो होगा ना इतिहास, और मेरे ख्याल से नहीं पता है ना, आज कम से कम घर पर जाकर एक बार हिस्ट्री तो देख लेना कि कितनी खून की नदियां बही थी, कब से गुलाम होना चालू हुआ, कैसे अंग्रेज मीठा बनकर आए, कैसे आपसे अच्छी बातचीत की, कैसे आपको अपने भावों में पकड़ा, किस तरीके से एक एक गढ़ जीतते गए, और किस तरीके से हम इंतजार करते रहे पूरा भारत गुलाम हो जाए, उसके बाद हम क्रांति करेंगे। फिर किस प्रकार से कितने लोगों ने अपनी जानें दी, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका पूरी निभाई, तब जाकर क्या हो पाया। लेकिन किसी को तो कुछ पता होगा। और इसलिए जैसे ही देश आजाद हुआ, और खैर आजाद होने के पहले बोलते वो जो आरएसएस के जो स्थापक थे उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर देश आजाद भी हो गया तो वापस गुलाम हो जाएगा, इसलिए मुझे तो क्या करना, संघ के अंदर चरित्र का निर्माण करना है। क्योंकि संघ का चरित्र मजबूत रहेगा, संघ अपने देश के प्रति निष्ठावान रहेगा, तो फिर ये लोग वापस से हावी नहीं हो पाएंगे। नहीं तो अभी आजाद हुआ है, थोड़े दिन बाद वापस क्या हो जाएगा, वापस गुलाम बन सकता है। और उन्होंने जो मुहिम छेड़ी वो मुहिम आज तक भी चल रही है, और सच में बहुत कुछ बचाने में उनका हाथ है, और उनके कार्यकर्ता में वो कर्मठता दिखती है। और इसलिए मुझे लगता है कि वैसी कर्मठता जब तक नहीं आती है
तब तक बहुत मुश्किल है हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो उनके मुख्य व्यक्ति है जिनका भागवत जी नाम है कुछ ना, हाँ हाँ, और वो एक महाराज साहब से मिले, तो महाराज साहब ने पूछा उनसे कि आपसे इतने जुड़े हुए आपकी संस्था से, और कई लोग हैं ना सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो बोला उनको दिक्कत नहीं आती क्या सरकार से, क्योंकि सरकार की व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है कि वहां पर सही बनकर जी पाना इतना आसान नहीं है, तो आपके कार्यकर्ता को वहां पर दिक्कत नहीं आती क्या, प्रश्न पूछा उनसे। तो भागवत जी बोलते हैं मेरे कार्यकर्ता को सरकार से दिक्कत नहीं आती, हाँ सरकार को मेरे कार्यकर्ता से दिक्कत हो सकती है। मतलब उनके बोलने में है ना था कि आरएसएस मतलब क्या है। फिर वो क्या बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं मैं एक उदाहरण देता हूं महाराज जी कि मेरे एक कार्यकर्ता का इसी सिलसिले में 27 बार तबादला हुआ, मतलब ट्रांसफर हुआ उनका एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और 27 बार होने के बाद वो ट्रांसफर बंद हो गए। तो फिर वो महाराज साहब ने बोला कि क्या रीजन, क्या उसने आरएसएस छोड़ दिया। तो वो क्या बोलते हैं है ना, हमारा कार्यकर्ता शरीर छोड़ सकता है ना, आरएसएस नहीं छोड़ता सकता। इतना हम क्या करते हैं, उसको बचपन से ही ना देश के प्रति, अपनी कर्मठता के प्रति हम वो भावनाएं भरते हैं उसके अंदर। तो फिर उनसे पूछा फिर तबादले क्यों रुक गए, क्या उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया, क्योंकि व्यक्ति जब थक जाता है तो क्या करता है, नौकरी से रिजाइन कर देता है। तो बोले क्या नौकरी से रिजाइन कर दिया, तो बोले नहीं नौकरी से भी रिजाइन नहीं किया। तो फिर पूछा कि तबादले क्यों रुक गए, बोले महाराज जी उसके 27 तबादले हुए और 27 जगह पर उसने आरएसएस की संस्था चालू कर दी इसलिए फिर उसको बोल दिया गया ये खतरनाक व्यक्ति है, इसको कहीं पर भी एक ही जगह बिठा के रखो इसको वहां से हिलने मत दो, नहीं तो ये जहां जाएगा वह हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। सोचिए क्या लेवल उस व्यक्ति का, वो जहां गया उसने कर दिया। लेकिन हम किस इसमें जी रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए। जानवर भी जी लेता है अपने जीवन को जीने के लिए। जो जीवन समाज के काम में नहीं आ पाए, जो जीवन सिर्फ स्वार्थ में जाए, उस जीवन को जीवन ही नहीं बोल सकते। और इसलिए अभी भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं जब दूसरे संघों को और जब अपने संघों को, ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपेयर कई बार इसलिए करना पड़ता है कि हम अपनी वास्तविकता भी देख सके कि हम सिर्फ बुलावे में जीते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन वहां पर जब देखते हैं आदिवासियों में भी इतनी एकता दिखती है, और जब अपने समाज में एक छोटी सी भी घटना घटती है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से बिखर जाता है। तो लगता है कि अगर अभी नहीं संभले तो कब संभलेंगे, अगर अभी नहीं किए तो कब करेंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने पास समय तो कम है, लेकिन हो सके तो बच्चों को इतिहास पढ़ाएं, हो सके तो बच्चों को जिस तरीके से आप है ना इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे, सोचिए आज हमको बहुमान आता है जब बच्चा इंग्लिश बोलता है तो, है ना, और अपनी मातृभाषा किसी को आती है। हिंदी मीडियम में डालना अपने को क्या लगता है, सरस्वती शिशु मंदिर जो है हिंदी मीडियम है, कौन अपने बच्चों को उसमें डालना चाहेगा। हाँ, और मैं पूछता हूं इंग्लिश मीडियम में पढ़कर कितने % बच्चे आगे बढ़े। हालांकि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, मुझे इंग्लिश कभी समझ नहीं आई क्योंकि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास वो बुद्धि भी नहीं है कि एक्सपर्ट को समझ सके। और सही बोल रहा हूं, ऊपर के लेवल पर जो मार्केट चल रहा है ना, हमको पता भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि शुगर वाले को बार बार खाना चाहिए, लेकिन जितने रिकॉर्ड देखते हैं कि शुगर वाला जब एकासना ब्यासना करता है तो ज्यादा स्वस्थ रहता है। जितने शुगर वालों ने उपधान किया वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। दिल्ली में एक शुगर वाली बहन जो इंसुलिन लेते थे, उन्होंने मासक शमन किया और मासक शमन के पारने के 15 दिन बाद भी स्वस्थ। उसके बाद वापस से क्या हुआ, जब उन्होंने तपस्या छोड़ दी वापस से उनका डाउनफॉल आ गया। लेकिन हमको तो क्या होता है, अच्छा डॉक्टर भी क्या है, वो भी है ना, खैर शब्द तो बोलना उचित नहीं रहेगा, वो भी है ना देखा देखी में ही जाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से सोच नहीं पाए। जो ऊपर से रिसर्च आए ना वही सत्य है, और ऊपर वही रिसर्च होते हैं जो उनके फायदे वाले होते हैं।
जो उनके फायदे वाले नहीं होते वो रिसर्च भी नहीं होते। अभी जो मनोहर गौशाला वाले हैं वो एक रिसर्च कर रहे थे और उनका रिसर्च बहुत हद तक सक्सेस हो गया कि उन्होंने बोला जैसे यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा फसल हो, तो उन्होंने भी गौमूत्र से और उसमें कुछ औषधि तत्व डालकर उस लेवल की फसल का ट्राई किया और सक्सेस हो गए। लेकिन ऐसे से सक्सेस नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, एक वैज्ञानिकों की कमेटी बैठती है, वो पहले 2-3 साल उस पर वर्क करती है और उसके बाद वो रिसर्च क्या होता है आम जनता तक पहुंचती है। तो कुल उन्होंने वहां पर वो चीज़ लिखवाई तो 8 वैज्ञानिक उस रिसर्च में लगे और 8 वैज्ञानिक के हिसाब से खेत बांट दिए गए कि एक में यूरिया डाला जाएगा, एक में इनकी चीज़ डाली जाएगी और इनको ऊपर से सोचो कंपनी वालों का ऑफर आ गया आपको कितना पैसा चाहिए, बस आप ये रिसर्च, मतलब उनकी कितनी दूरदृष्टि है। उनको पता है कि कोई भी ऐसा रिसर्च सफल तक नहीं होने दे हम, क्योंकि बाद में कौन रोकेगा, पहले ही रोको ना उसको। तो उनको ऑफर दिया गया आपको कितना पैसा चाहिए, आप बस ये रिसर्च बंद करवा दें, इस रिसर्च को वापस ले लें। तो उन्होंने तो बोल दिया कि मैं तो करूँगा, चाहे जो हो जाए। और जब इस तरीके से हुआ तो आखिर में कमेटी भी आ गई 8 वैज्ञानिकों की, पूरे खेत भी हो गए, सबको सबकी जगह एक एक चीज़ें डालनी थी और इन्होंने एक आदमी अपॉइंट किया और वो आदमी को रोज़ डालना था दवाई, ये रोज़ ला कर देते और उसको रोज़ डालना था। लेकिन देखिए कि 1 महीना हो गया, फसल में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। तो उनको लगा ये क्या है, फिर उन्होंने ध्यान रखा और उस आदमी को पकड़ा, वो रोज़ दवाई डाल ही नहीं रहा था। तो डाल ही नहीं रहा था तो उसको पकड़ा और बोले तो क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि रोज़ बोतल उल्टा देता था, पानी में डालकर छिड़कना था, वो छिड़का ही नहीं उसने। तो उसने बताया मुझे रोज के 2000 रुपये मिल रहे हैं, रोज के 2000, मतलब महीने के कितने हजार मिल रहे हैं, 60,000। और क्या करने के, ये चीज नहीं डालने के, है ना। फिर उसको निकाला उन्होंने, बोले क्योंकि हमारे से हम 10,000 रुपये दे रहे थे और वो 60,000 रुपये दे रहे थे कि ताकि ये सक्सेस ही नहीं हो। मतलब कितनी दूरदृष्टि। आज हमको मेडिसिन भी जो खिलाई जा रही है, मतलब सिर्फ प्रचार चल रहा है और पूरा मीडिया उनके हाथ में, किस चीज़ को प्रचार करना, किस चीज़ को नहीं करना। और आप भी यूट्यूब देखकर, व्हाट्सअप देखकर, ये सब देखकर क्या करते हो, निर्णय कर लेते हो, हमको एक्सपर्ट से भी लेना देना नहीं। ये तो बताए गुलामी है ना, कि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं हम कर सके। और देखो उन लोगों की कितनी दूरदृष्टि कि उस रिसर्च को ही मत होने दो, कि जो रिसर्च क्या करें, हाँ, जो रिसर्च हमको किसी भी प्रकार का धक्का पहुंचा सके। और एक भाई ने तो एआई से ही पूछा कि आत्मा का रिसर्च क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ का रिसर्च क्यों नहीं हुआ। बोले इसमें पैसा थोड़ी है, एआई बोलता है उसको, है ना। बोले मैं एआई से बात किया तो बोलता है कि जिसमें पैसा हो वही तो रिसर्च होगी, क्योंकि रिसर्च पूरे बिजनेसमैन करवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी रिसर्च के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा कौन देगा, बिजनेसमैन देगा। तो बिजनेसमैन कौन से रिसर्च करवाएगा, हाँ। और दूसरे रिसर्च है ना, आते भी है तो दबा दिए जाते हैं। पता है जीन्स व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे भी रिसर्च आ सके हैं कि जो बहन जीन्स पहनती है उनको बाद में गर्भधारण में दिक्कत आएगी, दूसरी भी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे आ चुके हैं। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है, क्या मार्केट की ताकत है। वो सब रिसर्च कब आते हैं और कब चले जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। और जो रिसर्च हुए ही नहीं है वो कई बार रिसर्च के नाम पर क्या किया चले जाता है, फैला दिए जाते हैं और आप सब लोग उसको मानने लग जाते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कैसे पॉसिबल है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम चलें, क्योंकि स्कूल के लिए आप कितने लाख भी देने राजी हो और पाठशाला के लिए जब बोलते हैं ना तो हिसाब मांगते हो। कभी स्कूल वालों से हिसाब मांगा, कितना कहाँ लग रहा है। और ऐसी टेंडेंसी रही तो ये तो समझ लीजिए आज तो हालत बिगड़ी है, क्योंकि आज पागलों के डॉक्टर बहुत बढ़ गए हैं और उसका कारण वही है कि व्यक्ति के अंदर पागलपन बढ़ा है। लेकिन लगता है कि 10 साल बाद तो बहुत कुछ रहेगा। और अगर आज अपने पास समय है, हो सके तो हम फिर से इतिहास पढ़ें, और मेरे ख्याल से इतिहास पढ़ने से बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या हो सकता है। और जैसे मैं बोलता हूँ ना, आरएसएस वालों ने किया, सोचिए इतने अलग अलग समाज को भी वो एक संस्था को इतने 90 साल तक, 100 साल तक चला पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं एक छोटे से समाज को जिसमें सब एक ही भगवान को मानने वाले हैं, उसको भी हम नहीं चला पा रहे। और इसके क्या रीजंस है, ये आप लोग थोड़ा ढूंढकर उस पर वर्क करिए ना, क्योंकि ये वर्क अभी नहीं करेंगे
तो फिर जब सब कुछ निकल जाएगा ना, उसके बाद हम चिल्लाएंगे, क्योंकि हमारे पास आते जाते हैं, हमारे साथ धर्म परिवर्तन चल रहा है, हमारा सा ऐसे चल रहा है, हमारा सा बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ चर्चा चर्चा चर्चा, कोई भी कुछ करने राजी नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या इतना हो सकता है कि बच्चों में कुछ तो आप जगाओ, कम से कम देश के प्रति सम्मान ही जगा दो। और सरल तरीके सम्मान जगा के, मैंने बताया ना कि हफ्ते में एक ही दिन हम देशभक्ति तो करें, प्रभु भक्ति करते ना, गुरु भक्ति करते ना, ऐसे देशभक्ति से भी जुड़े, क्योंकि शायद वो इंसान बनाएगी, प्रभु भक्ति भगवान बना सकती है, तो देशभक्ति आपको इंसान तो बना ही देगी। और मुझे लगता है इंसान भी बनना जरूरी है, क्योंकि इंसान ही क्या बनता है, इंसान ही भगवान बनता है। और इसलिए उनकी पाठशाला में हम कोर्स तो वैसे ही डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा इनके मम्मी पापा की पाठशाला पहले चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये विदेशी रहे तो बच्चा स्वदेशी कैसे जन्मेगा ना भाई, विदेशी के साथ विदेशी तो प्रोडक्ट जन्मेगा। हाँ, माता पिता यदि स्वदेशी रहे तो शायद जन्मने वाला बच्चा भी क्या निकले, स्वदेशी निकल जाए। और देखते हैं कि वो स्वदेश के प्रति जब आते हैं भाव, तो अपने आप ही है ना। और बीच बीच में उछाला भी आता है। अभी बोलते कहाँ तुर्की ने वो प्लेन क्रैश में उसका कुछ हाथ था, तो बोलते कई व्यापारियों ने वहां से एप्पल मंगाना बंद कर दिया कि वहां से कोई नई चीज मंगाएंगे। आप लोगों ने उसकी तारीफ की ना, आपको अच्छा भी लगा ना। अच्छा, आप लोग दूसरों को करता हुआ देख के तारीफ करके सोचते हो पुण्य मिल गया ऐसा कुछ है। हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, और जब तक बोले कि हर श्रावक हर श्राविका अपने लेवल पर कुछ करने राजी नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या प्रयास करना, इतना सा होमवर्क ले सकते हो आप लोग। देश गुलाम क्यों हुआ था, देश आजाद कैसे हुआ, देश की आजादी टिकाए रखने के लिए आज क्या प्रयास करने चाहिए, और अच्छे अच्छे विचारक हो आप लोग। एक बार मुझे कागज में ही लिख कर दे दो, ताकि हम क्या एक बार सोचकर मिलकर उसमें से कुछ कदम उठा सके। कम से कम हम हिंदी को ही वैल्यू दे दें तो शायद थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि आज आपके बच्चे लिखते भी है ना, बोलते हिंदी है, लिखते भी हिंदी से, लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश होती है क्योंकि हिंदी नहीं लिख पाता। और सोचिए अगर हिंदी उनके हाथ से चले गया तो हमारा जो जबरदस्त साहित्य है, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वो साहित्य भी उनके हाथ से क्या हुआ। इसलिए आज हम मॉडर्न राइटर्स को पढ़ रहे हैं, विदेशी राइटर्स को पढ़ रहे हैं, और विदेशी राइटर की सोच बहुत अलग रहती है। क्योंकि मैंने एक दो से, उन्होंने जब पढ़ा और उनकी सोच देखी, बोले महाराज साहब ये सब तो स्वाभाविक है, भोग स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, और सबको गलत चीजों को भी क्या मान लिया गया, स्वाभाविक मान लिया गया। और बहुत सारी चीजें बोली जाती, महाराज साहब एमसी में है ना, क्यों नहीं छूना चाहिए यहाँ वहाँ, क्योंकि ये तो क्या है, एक बॉडी की प्रोसेस है ना, जो होते रहती है। अब आप सोचिए कैसे समझाएंगे। और दिक्कत है कि हम जब समय रहते नहीं समझाते हैं तो उसके बाद हमारे लिए समझाना इजी नहीं हो पाता। इसलिए बोल रहा हूँ, धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति भक्ति, है ना, और क्या करें, और अपने देवगुरु के प्रति समर्पण, अगर ये चीज़ हम जगा पाए तो शायद थोड़े से मेंटेन हो जाए, थोड़े से उस बहाव में नहीं बहेंगे जिस बहाव में पूरी दुनिया बह रही है। क्योंकि आपके बच्चे के अंदर वो स्पष्टता रहेगी। अभी कुछ समय पहले एक भाई ने बताया कि एक महाराज साहब ने एक प्रवचन में बताया एक आरएसएस के कार्यकर्ता के बच्चे के बारे में ना, क्योंकि वो जैन था और आज से 20-25 साल पुरानी बात है शायद। तब वो बच्चा आया, 5 साल का बच्चा, और आया महाराज साहब के पास। तो महाराज साहब ने बोला, तेरे पापा है ना, तुझे आरएसएस का प्रचारक बनाना चाहते हैं। तो बोलते मेरे पापा नहीं बनाना चाहते। बोले तेरे पापा नहीं बनाना चाहते? बोले मेरे पिताजी बनाना चाहते हैं और 5 साल का बच्चा, सोचिए वो क्या बोल रहा है, पापा नहीं पिताजी बनाना चाहते हैं। तो फिर उससे दूसरा प्रश्न, कोई 3 चीजें बोली बताई उन्होंने। कि दूसरा ये बोला है ना कि तुम खाना कितने बजे खाते हो? तो बोले हम खाना नहीं खाते हैं। खाना तो कौन खाते हैं? वो मुसलमान लोग खाते हैं, हम भोजन करते हैं और भोजन में 5 बजे करता हूं। मतलब आप सोचो, उसको एक एक शब्द का है ना वो पता है, और एक एक शब्द को बोल पा रहा है उस लेवल पर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा
आपको नहीं लगता अपने संस्कृति के प्रति सम्मान रहेगा तो अपने आप ही वो गलत चीज़ों से दूर रहेगा। और संस्कृति के प्रति सम्मान खत्म, सब गलत चीज़ें जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो वो सब उसके जीवन में आएगी। और इसलिए आज आप बोल रहे हो हमारा सा नॉनवेज का प्रचलन चालू हो गया, हमारा सा ड्रिंक का प्रचलन चालू हो गया। जिसको अपनी संस्कृति का गौरव नहीं रहेगा, जिसको अपने देश का सम्मान नहीं रहेगा, जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ भी करवा सकते हो आप और उसको कुछ भी बनवा सकते हो। उससे देश के प्रति गद्दारी भी करवाना है ना, बहुत कठिन काम नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर अगर हम ये डाल दें तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे इसके लिए, क्या सोचना है? कम से कम देशभक्तों की कहानियां बच्चों को तो सुना दे। कम से कम जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन को हम उस तरीके से तो मंगनाएं कि बच्चे को याद रहे कभी हम गुलाम थे। और जब बच्चा पूछे कि हम गुलाम क्यों बने तो उसको बताएं इसलिए गुलाम बने थे क्योंकि हर कोई अपने लिए सोचने लग गया था और दूसरों के लिए सोचना बंद कर दिया था। और वो समाज गुलाम हो जाता है जहाँ व्यक्ति खुद के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है। वो देश भी गुलाम बन जाता है जहाँ व्यक्ति खुद के लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है। और वो परिवार भी है ना, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता जहाँ परिवार का सदस्य केवल खुद के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोच सकता है। इतना बता पाओगे? आज इतना पचकान ले सकते हो कि अपने बच्चों को कुछ कहानियां बताओगे? कुछ करने बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ क्या बताना है, हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था, हमारा देश आजाद कैसे हुआ, और यदि हमको आजादी टिकाए रखनी है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। इतना आप अपने बच्चों को बताना। तो संडे की क्लास में बच्चों से मैं पूछूंगा ना कि आपके मम्मी पापा ने आपको कितना समझाने में सफल हो पाए, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि आपके अंदर भी वो भावनाएं थोड़ी बची हैं या नहीं रही। तो आप और मैं प्रयास करें कि बाहर से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन जब तक हम दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरों मतलब भगवान नहीं, किन के हिसाब से, भौतिकता के हिसाब से, तब तक हम पूरे आज़ाद नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आज़ाद होना है तो हमको वापस अपनी संस्कृति की ओर ही लौटना पड़ेगा। और उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, तो पहले हमको समझना पड़ेगा इतिहास, गुलाम कैसे हुए थे, आज़ाद कैसे हुए थे, और आज़ादी